डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश संगी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे एडवांस पैटर्न का CT02 पेपर जो आपका हुआ है उसका सॉल्यूशन। तो पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 उसमें देखते हैं। गिवन आपको फॉर अ बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको एक रेडॉक्स इक्वेशन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। इन ऑप्शन के बेसिस पे आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन होगा, इनकरेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताया है AS2S रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तो पहले देखना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो नाइट्रोजन +5 से +2 जा रहा है, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। राइट, तो रिडक्शन हुआ तो दूसरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहे हो और बट खुद रिड्यूस हो रहे हो। तो ये तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो +3 से +5 गया तो ये ऑक्सीडाइज हुआ। अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो में से किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बोला है AS2S3 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। राइट, सेकंड रेशियो आपको गिवन है। तो पहले हमें यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन से मीडियम में बैलेंस्ड है, एसिडिक मीडियम में। तो पहले तो रिएक्शन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। 2 पार्ट में कैसे, एक NO3 माइनस 2NO एंड सेकंड वन इज AS2S32 ASO4 3 माइनस। राइट, एक स्टेप में हम बैलेंस करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो बोथ साइड बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन। सेकंड स्टेप क्या होती है, ऑक्सीजन बैलेंस होना चाहिए बाय वाटर। 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल, 2H2 ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हाइड्रोजन बैलेंस करनी होती है बाय H+ बिकॉज एसिडिक मीडियम है। यहाँ पे H+ है, एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना ऐड करना पड़ेंगे, 4H+। राइट, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, आपको चार्ज बैलेंस करना होता है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो यहाँ पे टोटल कितना चार्ज है, 3+, इधर कितना चार्ज है 0, तो इधर कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बात करें, AS2S3 से क्या बन रहा है यहाँ पर, ASO4 3 माइनस। राइट, तो अब फर्स्ट स्टेप क्या होती है, एलिमेंट बैलेंस करना होता है, जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। आर्सेनिक यहाँ पर क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज हुआ था, तो आर्सेनिक यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, सेकंड नंबर आता है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सल्फर भी है, तो यहाँ पे SO4 2 माइनस भी आएगा। राइट, सल्फर यहाँ पे किधर से, -2 से +6 पे जा रहा है, तो सल्फर का भी क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। राइट, तो सल्फर भी यहाँ पे +2 से +6 में गया, तो इसका भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है उसमें वो सभी कंपोनेंट लिख लेंगे जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे 2 आर्सेनिक 3 सल्फर, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सल्फर बैलेंस हुआ, आर्सेनिक बैलेंस हुआ। सेकंड वाटर बैलेंस करना है, सॉरी ऑक्सीजन बैलेंस करना है बाय वाटर मॉलिक्यूल। कितना ऑक्सीजन है, 4 2 8 एंड 4 3 12, तो कितना हुआ टोटल 20 ऑक्सीजन, तो 20 वाटर मॉलिक्यूल आप इधर ऐड कर देंगे। इधर 20 वाटर मॉलिक्यूल है तो कितना 40H+ हो गया, तो 40H+ आपको इधर ऐड करना है। राइट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चार्ज बैलेंस करना। तो देख ले यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 0। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, -6 एंड +40। तो यहाँ पे -6 कितना हुआ, -12 + 40 कितना हुआ, यहाँ पे प्लस का 28। तो यहाँ पे आपको कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, 28 इलेक्ट्रॉन। राइट, अब फाइनल स्टेप क्या होती है, दोनों रिएक्शन में बराबर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए। इधर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। इधर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, 28 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों तरफ इक्वल इलेक्ट्रॉन करने के लिए हम क्या करें, ऊपर वाली इक्वेशन को 28 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे इधर लिख देते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को 28 से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना होगा ये, 28 NO3 माइनस प्लस 112H+ प्लस कितना हो रहा है, 84 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, 28 NO प्लस कितना 56H2O। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करें, 3AS2S3 प्लस 60H2O विल प्रोड्यूस कितना, 6ASO4 3 माइनस प्लस 9SO4 2 माइनस प्लस
120H प्लस प्लस कितना इलेक्ट्रॉन 28 इंटू 3 कितना हो रहा है ये 84 इलेक्ट्रॉन, राइट। दोनों का एडिशन कर दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का कैंसिल आउट होना जरूरी है। और क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इधर 112H प्लस है, इधर 120H प्लस है, तो कितना H प्लस बचेगा 8H प्लस, ठीक है। इधर 60 वाटर मॉलिक्यूल, इधर 56 है, तो इधर कितना बचेगा यहाँ पर 4H2O, ठीक है। फाइनल इक्वेशन को लिखते हैं, कितना हो जाएगा 28 NO3 माइनस प्लस 3H2S3 प्लस 4H2O कितना बनेगा 28 NO प्लस 6 SO4 3 माइनस प्लस 9SO4 2 माइनस प्लस 8H प्लस, ठीक है। फाइनली चेक कर लेते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस है। 28 नाइट्रोजन 6 आर्सेनिक 3 2 6 6 आर्सेनिक 9 सल्फर हाइड्रोजन की देख लें 4 2 8 हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पर हाइड्रोजन केवल यहीं पर है। ऑक्सीजन की बात करें 28 इंटू 3 कितना आया था आपका 28 इंटू 3 कितना 84 प्लस 4 तो कितना हुआ 88, ठीक है। इधर देख रहे हैं 28 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 36, राइट। तो कितना हुआ 40 60 80 88 ये भी हो गया। चार्ज देख लें कितना है -28, तो टोटल -28, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर कितना है कितना आ रहा है -24 -18 प्लस 8 तो कितना हुआ यहाँ पर, अच्छा इधर कितना आ रहा था -28 आ रहा था ना, तो ये कितना हुआ इधर कितना हुआ -18 प्लस 8 तो ये भी कितना होगा -28, यानी अब क्या हो गया चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो ये इक्वेशन आपको बैलेंस्ड मिल गई है, राइट। अब जो ऑप्शन गिवन है वो देख लीजिए, आपको बोला है A:B 28:3, A क्या है NO3 और B क्या है यहाँ पर H2S3, तो ये 28:3 आ रहा है, यस आ रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। सेकंड बोला है A + 2B / X + Y, तो A कितना है यहाँ पे A कितना बोला गया है, यहाँ पे हम कर देते हैं A कितना बोला गया है यहाँ पर 28 प्लस 2 इंटू B क्या बोला है यहाँ पर 3 / X + Y, X किसके लिए बोला है AS के लिए, SO4 3 के लिए 6 प्लस Y किसके लिए बोला है NO के लिए 28, राइट। तो कितना हुआ है 28 प्लस 6 कितना हुआ 34, 28 प्लस 6 34, तो 34/34 1 हो गया, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट डी बोला है Z - X/3, तो Z किसके लिए बोला है SO4 2 के लिए, SO4 2 कितना है 9 माइनस X किसके लिए बोला है SO4 3 9 - 6/3, तो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होंगे सही होंगे, राइट। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 गिवन आपको। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा दिखने में मुश्किल है, पर है बड़ा इजी। समझते हैं क्वेश्चन को क्या है। द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन PR से इसको डिनोट किया है इन्होंने, इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, यानी मोस्ट प्रोबेबल रेडियस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां पर मैक्सिमम हो उसको हम क्या बोले मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, which is used to find electron in given orbital dpr/dr for 1s orbital of hydrogen like species. Hydrogen like species means single electron species, hydrogen He+, Li2+, etc. given having atomic number z is, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यहाँ पे डिस्टेंस के साथ आपको एक इक्वेशन गिवन है 4z³ / A0³ 2r - 2zr² / A0 e⁻ -2z/A0, ठीक है ये इक्वेशन गिवन है। अब बोला है दैट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन dpr/dr 0। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि अगर dpr/dr का वैल्यू 0 होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा मैक्सिमम होगा। और हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मैक्सिमम कब होता है कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जिसको आप बोलते हैं ऑर्बिटल का रेडियस। ऑर्बिट का रेडियस बोलते हैं कि अगर आप ये ग्राफ हम बात करें जो हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे जो ये रेडियस था वो क्या था, अगर हम यहाँ पे 1s ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ये डिस्टेंस क्या था 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी ये
फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस था, जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है तो उस पे हम क्या बोल सकते हैं कि dpr/dr 0 होगा। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर dpr/dr को अगर आप 0 करते हैं तो वहां पे जो डिस्टेंस मिल रही है क्या वो रेडियस के बराबर है क्या। ठीक है, तो करके देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। ये आपको बोला है dpr/dr 0 कर दीजिए, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन में dpr/dr को क्या करते हैं 0, तो क्या बचेगा 4z³ इंटू 2r माइनस 2zr² e⁻²zr/a0, राइट। तो ये सभी चीजों को उधर भेज दें तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 0 इक्वल टू 2r माइनस 2zr² दोनों को इक्वेट कर दें, इसको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा 2zr² इक्वल टू 2r, 2 से 2 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल आउट कर देंगे तो r क्या होगा यहाँ पे a0/z, राइट। और ये a0 क्या है, बोर रेडियस। a0 क्या होता है, ये बोहर रेडियस होता है, राइट। तो अब अगर आप z का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे रेडियस क्या होगा a0/1 यानी 0.529, ठीक है। तो क्या ये रेडियस मिल रही है फर्स्ट ऑर्बिट की, 1s के लिए बात की यानी फर्स्ट ऑर्बिट की बात की है। तो अगर आप z का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। अगर आप यहाँ पे z इक्वल टू 2 पुट कर दें हीलियम के लिए तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना मिलना चाहिए a0/2। अगर आप यहाँ पे z3 पुट कर दें ये He+ के लिए, अगर Li2+ के लिए z का वैल्यू 3 पुट कर दें तो r क्या होना चाहिए a0/3, राइट। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हाइड्रोजन एटम के लिए बोर रेडियस मिल गया है फर्स्ट ऑर्बिट का, ये हाइड्रोजन एटम के लिए He+ के लिए बोर रेडियस मिल गया है फर्स्ट एटम का, ये फर्स्ट एटम का रेडियस मिल गया, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मिल गया है, और ये Li2+ के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मिल गया है। आप रेडियस कैसे निकालते हैं 0.529 n²/z, तो 0 अगर n का वैल्यू 1 हो तो 0.529 को आप क्या ले सकते हैं a0/z, ऐसी तो आप बोर रेडियस निकालते हैं। तो वही तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आपने dp/dr को 0 पुट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस मिला होगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी dpr/dr का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तो ही वहां पे आपको वो डिस्टेंस मिल पाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मैक्सिमम हो, मीन जहां पे ऑर्बिट का रेडियस 1s ऑर्बिट का रेडियस वहां से आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होगा, ये सही हो जाएगा। तो ये आपको अप्लाई करके चेक करना था। सेकंड बोला है मोस्ट प्रोबेबल रेडियस ऑफ Li2+ a0/3, a0/3 आ रहा है, यस आ रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस ऑफ He+ a0/2 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे dpr/dr पुट करके 0 पुट करके चेक करना था कि जो डिस्टेंस आ रही है वो रेडियस के बराबर है क्या। अगर रेडियस के बराबर आ रही है तो यस, ये तीनों आंसर सही है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 गिवन आपको ग्राफ गिवन है 0 और p के बीच में और पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो अभी ग्राफ की बात करें, ग्राफ में आपको यहाँ पे z का प्रेशर के साथ ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है और a b c d e 5 पॉइंट गिवन है, राइट। हमें पता है जब z का वैल्यू 1 होता है तो आइडियल केस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, अगर z का वैल्यू लेस देन 1 है तो वहां पे रियल बिहेवियर, और मोर देन 1 है तो भी रियल बिहेवियर। अगर z का वैल्यू लेस देन 1 होता है तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं, जो मोर देन 1 होता है तो वहां रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं, वही आपको यहाँ पर बता रखा है, राइट। अब इसी के बेसिस पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है एट पॉइंट A and C रिपल्सिव टेंडेंसी आर प्रेजेंट बट अट्रैक्टिव टेंडेंसी आर डोमिनेंट। यस, देखिए यहाँ पे बोला है कि पॉइंट A और पॉइंट C पर रिपल्सिव टेंडेंसी होती है बट अट्रैक्टिव टेंडेंसी क्या होती है, डोमिनेंट। यस, हम ये बोलते हैं जब लो प्रेशर होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इस वजह से वहां पे गैस का प्रेशर क्या हो जाता है, वहां पे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में, इसलिए z का वैल्यू लेस देन 1 मिलता है। रिपल्सिव फोर्स 0 नहीं होते बट अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव से ज्यादा होते हैं, इसलिए वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट होगा, बिकॉज z का वैल्यू लेस देन 1 क्यों मिलता है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स वहां पे डोमिनेंट होते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। सेकंड, मैक्सिमम अट्रैक्टिव टेंडेंसी इज एट पॉइंट बी। तो मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स कब बोला जाएगा, जब वहां पर वॉल्यूम मिनिमम हो रहा हो। वॉल्यूम मिनिमम मींस z का वैल्यू सबसे छोटा, बिकॉज z क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रियल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल का रेशियो होता है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम है तो इसका मींस अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो जब यहाँ पे z का वैल्यू सबसे कम होगा वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। तो बोला है द मैक्सिमम अट्रैक्टिव टेंडेंसी इज एट पॉइंट बी। तो स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट सी पॉइंट बोला है
द पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बॉयल टेम्परेचर। अब बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू करती है। तो लो टेम्परेचर एंड वो प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा, तो उस टेम्परेचर पे जो जिस पॉइंट पे गैस रियल आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू करेगी उस टेम्परेचर हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। तो बोला है द पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बॉयल टेम्परेचर इन लो प्रेशर रीजन हैज अट्रैक्टिव टेंडेंसी इक्वल टू रिपल्सिव टेंडेंसी। तो जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो उसमें ना तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना रिपल्सिव फोर्स होता है। तो बॉयल्स टेम्परेचर पे ये गैस कैसा बिहेव करेगी, आइडियल बिहेव करेगी। तो उस केस में इसमें ना तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना कोई रिपल्सिव फोर्स होगा। तो स्टेटमेंट सी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट डी बोला है एट पॉइंट ई, सॉरी डी ऑप्शन है एट पॉइंट ई द गैस इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। तो ई पॉइंट कहां पर है, यहाँ पर ऊपर, जहां पे z का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1। तो z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मींस रिपल्सिव टेंडेंसी डोमिनेंट होती है। तो गैस को लिक्विफाई करना, कंप्रेस करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो चारों स्टेटमेंट ही क्या होंगे, करेक्ट होंगे, राइट। इस क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। गिवन आपको विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज लेस देन 1.8 into 10 to power minus 7 परसेंटेज एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कौन सी है, प्योर वाटर वाली, राइट। आपको बता था अल्फा क्या होता है, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। मोल्स कितने डिसोसिएट होते हैं वाटर के, 25 डिग्री पर 10 to power minus 7। अगर आपको आइडिया हो तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में बताया था कि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन वाटर का 1 लीटर वाटर के अंदर कितने मोल्स होते हैं, 1000/18, राइट। तो यहां से कितना मिलेगा, 18 into 10 raised to power minus 10, या 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज मिलेगा 18 into 10 to power minus 8%, या फिर आप क्या बोलते हैं 1.8 into 10 to power minus 8%, सॉरी minus 7%। तो जो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है वो किसके लिए गिवन है, प्योर वाटर के अंदर के लिए, प्योर वाटर के लिए। तो जब प्योर वाटर डिसोसिएट होता है तो H प्लस और OH माइनस कितना बनता है, 10 raised to power minus 7 एंड 10 raised to power minus 7। अब अगर आप इसमें बाहर से H प्लस या OH माइनस डाल देंगे तो लीच एट ले के अकॉर्डिंग रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या आप बाहर से H प्लस डाल रहे हैं, यस डाला, तो H प्लस डालेंगे तो भी कॉमन आयन इफेक्ट रहेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। क्या आपने बाहर से OH माइनस डाला, यस डाला, तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में। यहाँ पे भी आप OH माइनस डाल रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, और यहाँ पे आप क्या करें H प्लस डालें तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। तो सभी यहाँ पे कोई सा भी एसिड बेस मिलाने पर रिएक्शन कहां जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि सभी से आपको कुछ ना कुछ H प्लस या OH माइनस मिल रहा है, तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। तो सभी में डिसोसिएशन क्या होने वाला है, सप्रेस होने वाला है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आंसर क्या होंगे इसमें, चारों ही आंसर इसमें करेक्ट होंगे। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, बट थोड़ा सा सोचना था कि कहां से कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है। तो सभी से H प्लस या OH माइनस तो मिल रहा है, तो रिएक्शन चारों में क्या जाने वाली है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होने वाला है, राइट। इस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। गिवन आपको एन अमाउंट ऑफ 0.2 मोल ऑफ A2 and B2 is introduced in a sealed flask and heated to 300 Kelvin where following equilibrium is established। गिवन आपको A2 plus B2 से 2AB यहाँ पर बन रहा है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। यहाँ पे A2 और B2 के कितने मोल्स हैं, 0.2 मोल। बोला है at equilibrium moles of AB is 0.3। now at this stage 0.1 mole of C2 is added and new equilibrium is also established as A2 plus C2 से 2AC बन रहा है। एक और नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गया है और उसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kp। If at new equilibrium number of moles of AB becomes 0.24 then select correct statement। आपको चार ऑप्शन गिवन है कि इसके Kp का वैल्यू क्या होगा, AC के मोल्स इक्विलिब्रियम पर क्या होंगे, Kp क्या होगा, और मोल्स ऑफ AC एट इक्विलिब्रियम। यस, Kp और मोल्स ऑफ AC एट इक्विलिब्रियम के लिए आपको यहाँ पर बात की गई है। तो अगर आपको यहाँ पे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालना है तो उसके मोल्स आपको पता होने चाहिए, राइट। इसके मोल्स आपको पता होने चाहिए अगर आपको Kp निकालना है, राइट। अभी हम बात करें यहाँ पे डेल्टा एन का वैल्यू क्या है, 0, तो Kp और Kc दोनों बराबर होंगे, तो आप Kc निकालेंगे तो ही अपने आप आपको Kp मिल जाएगा। तो इनके मोल निकालने के लिए अभी हम बात करें यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन जब C2 में मिलाया जाएगा तो दोनों रिएक्शन क्या होगी, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पर होगी। तो अगर हम बात करें इनिशियली A2 और B2 आपने रिएक्ट करा रहे थे और 2AB बन रहा था, ठीक है। इनिशियली A2 और B2 के मोल्स कितने थे, इक्वल टू 0 पर 0.2 एंड 0.2, राइट। अब इसमें से क्या होगा, कुछ मोल्स कम होंगे, 0.2 माइनस x, 0.2 माइनस x, और यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा, 2x। आपको बोला है एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ AB 0.3, तो 2x का वैल्यू कितना है, 0.3, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको,
0.15, तो x का वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो 0.2 माइनस 0.15 कितना बचेगा 0.05, 0.05, राइट। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन का केसी या केपी निकाल सकते हैं। तो केसी क्या होगा इस इक्वेशन का, केसी निकालें यहां से, केसी क्या होगा मोल्स ऑफ सी ए बी स्क्वायर अपॉन ए टू इंटू बी टू, ए बी के मोल्स कितने 0.3, तो 0.3 इंटू 0.3 अपॉन ए टू इंटू बी टू, ए टू का कितना है 0.05 इंटू 0.05, राइट। तो कैलकुलेट करें 0.3 अपॉन 0.5, 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 इंटू 6 कितना 36। तो फर्स्ट इक्वेशन का केसी आपको कितना मिला 36 मिला, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर जिसका केसी कितना 36, अब हमने क्या किया इसमें C2 मिलाया है, तो C2 किसके साथ रिएक्ट करेगा A2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम एक साथ चलने वाले हैं, तो अब हम दोनों इक्विलिब्रियम की एक साथ बात करेंगे। A2 प्लस B2 से कितना बना 2AB बन रहा है, इसका केसी आपको कितना मिला 36। सेकेंड, अब A2 की रिएक्शन किसके साथ हो रही है C2 के साथ भी हो रही है, और क्या बन रहा है 2AC बन रहा है, और यहाँ पर केसी की आपको बताना है कि वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यही इसकी इक्वेशन का केसी बोल दीजिए, केपी बोल दीजिए, बिकॉज डेल्टा एन का वैल्यू तो 0 है, तो केसी केपी क्या होंगे आपस में बराबर। तो अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंटली कितने थे मोल्स 0.05, 0.05 एंड 0.3, ठीक है। अब A2 क्या होगा इस रिएक्शन में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है C2 के साथ, C2 के मोल्स कितने हैं 0.1, तो 0.05 में से क्या होगा कुछ अमाउंट कम होगा x, तो यहाँ पे कितना कम होगा 0.1 माइनस x, ये भी कम हो जाएगा, यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा 2x। तो अगर आपको x का वैल्यू पता लग जाता है तो आप पता कर पाएंगे कि कैसी क्या होगा, बट ये दोनों साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, अगर A2 का अमाउंट कम हुआ तो इस इक्विलिब्रियम में भी क्या होगा A2 का अमाउंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा x से, ठीक है। अब अगर ये A2 का अमाउंट कम हो रहा है तो रिएक्शन क्या करना चाहिए, वापस A2 को बनाने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, A2 को बनाने के लिए कहां पर आएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगी, तो इसमें से क्या होगा कुछ अमाउंट यहाँ पर कम हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बोलते हैं कि 0.3 में से 2x अमाउंट कम हो, सॉरी 2y अमाउंट कम हो जाए, अगर 0.3 में से 2y अमाउंट कम हो जाए तो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में y अमाउंट प्रोड्यूस होगा, बिकॉज 2:1 का रेशियो है। आप चाहे तो इसको y भी मान सकते हैं, अगर ये y लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y/2, मैंने 2y माना है बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहेगा। तो यहाँ पे -2y अगर कम हो रहा है तो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा y, और यहाँ पे भी कितना प्रोड्यूस होगा +y, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा +y, बिकॉज ये दोनों इक्वेशन में क्या है कॉमन है, तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के बेसिस पे आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बोला गया है एट न्यू इक्विलिब्रियम क्या बोला है मोल्स ऑफ AB इज 0.24, मीन 0.3 माइनस 2y का वैल्यू कितना है ये 0.24 आपको गिवन है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं y का वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आपको y का वैल्यू मिल जाएगा तो हम यहां से इजीली x का वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो यहां से देख लीजिए 0.3 माइनस 2y किसके बराबर है 0.24 के बराबर, तो यहां से आप निकाल सकते हैं 2y कितना होगा ये 0.06 और y कितना होगा 0.03, राइट। तो अब A2 के लिए बात करें, A2 के कितने मोल्स होंगे यहाँ पर 0.05 माइनस x प्लस y कितना है 0.03 मीन्स 0.08 माइनस x। B2 के कितने हो जाएंगे 0.05 प्लस y मीन्स 0.08, और AB का कितना है आपके पास 0.24 एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में केसी क्या बोल रहा है, केसी कितना है यहाँ पे 36, तो केसी किसके बराबर होगा AB स्क्वायर अपॉन A2 इंटू B2। तो केसी कितना है 36, AB का वैल्यू कितना मिला आपको 0.24 इंटू स्क्वायर, तो 0.24 2 टाइम्स लिख देंगे अपॉन A2 का वैल्यू कितना मिला 0.08 माइनस x, और B2 का वैल्यू कितना मिला 0.08। सही है क्या, यस सही है। कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पे कितने टाइम्स 3 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x 0.08 माइनस x इक्वल टू 0.24 इंटू 3 अपॉन 36, तो ये 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये यहाँ पर 0.02, राइट। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, x विल बी इक्वल टू 0.06, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू भी मिला, राइट। अब आपको x का वैल्यू मिल गया तो आप कैसे बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के लिए।
तो A2 का वैल्यू कितना 0.05 माइनस एक्स प्लस वाई, वाई का वैल्यू कितना मिला था आपको यहाँ पर 0.03, तो A2 का वैल्यू कितना था 0.08 माइनस एक्स मीन्स 0.08 माइनस 0.06 मीन्स 0.02, तो A2 का वैल्यू मिला। B2 का वैल्यू सॉरी C2 का वैल्यू कितना होगा 0.1 माइनस x, x का वैल्यू कितना है 0.06, तो ये कितना होगा 0.04, राइट। AC का वैल्यू कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ x मींस 2 टाइम्स ऑफ x यानी 0.12, राइट। तो अब यहां से KC निकाल लीजिए, KC कितना होगा AC स्क्वायर अपॉन A2 इंटू C2, तो AC का वैल्यू आपको पता है, A2 का वैल्यू आपको पता है मोल्स, और C2 का पता है, तो AC का कितना है 0.12 स्क्वायर यानी 0.12 इंटू 0.12 अपॉन A2 कितना है 0.02 इंटू C2 कितना मिला 0.04, तो ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो KC आपको कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस आपको क्या बोला है वैल्यू ऑफ KP। अब यहाँ पे आप जो सेकंड इक्वेशन गिवन है उसके लिए KP की बात करें, KC की बात करें, KP क्या होगा KC इंटू RT पावर डेल्टा n, डेल्टा n क्या है यहाँ पे 0, तो KP किसके बराबर होगा यहाँ पर KC के बराबर यानी कितना 18, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन गिवन है वैल्यू ऑफ KP इज 9, 9 नहीं है 18 है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, आपको करेक्ट के लिए पूछा है। सेकंड बोला है मोल्स ऑफ AC एट इक्विलिब्रियम इज 0.06, तो AC के मोल्स कितने हैं 0.12। थर्ड ऑप्शन गिवन है वैल्यू ऑफ KP इज 18, बिल्कुल सही है। मोल्स ऑफ AC इज एट इक्विलिब्रियम इज 0.12, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन कौन से सही हो जाएंगे इसमें C एंड D, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। गिवन आपको when 10 gram molecule of iodine vapor are allowed to react with 10 gram molecule of H2 gas at 945 डिग्री सेल्सियस एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन आपको गिवन है H2 प्लस I2 की रिएक्शन से 2HI बन रहा है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। KC आपको गिवन है इक्वेशन का KC इक्वल टू 49, तो आपसे पूछा गया है KP इक्वल टू KC, तो अगर हम बात करें KP क्या होता है KP इक्वल टू KC इंटू RT पावर डेल्टा n, डेल्टा n क्या होगा गैसियस स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा n का वैल्यू क्या होगा 0, तो KP किसके बराबर होगा KC के बराबर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट होगा, आपसे क्या पूछा है इनकरेक्ट, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट नहीं है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सेकंड है यहाँ पे KP 49, तो KP KC बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा 49 के बराबर, तो सेकंड वाला आंसर करेक्ट होगा, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, हमें कौन सा टिक करना है जो इनकरेक्ट है। थर्ड बोला है मोल्स ऑफ H2 प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम इज 2.23, तो मोल्स ऑफ H2 आपको इनिशियली कितना मोल गिवन है 10 ग्राम मॉलिक्यूल मींस 10 मोल, तो यहाँ पे 10 मोल इसका था 10 मोल इसका था, राइट। तो 10 में से कितना कम होगा x, 10 में से कितना कम होगा x, कितना प्रोड्यूस होगा 2x। तो अगर हम KC की बात करें तो KC क्या होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो कितना KC क्या होगा HI कंसंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2, तो KC कितना है 49, तो कितना होगा 2x अपॉन V स्क्वायर अपॉन 10 माइनस x इन अपॉन V इंटू 10 माइनस x अपॉन V, तो V तो कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 49, राइट। V कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इधर स्क्वायर है कितना 2x स्क्वायर अपॉन 10 माइनस x स्क्वायर कितना होगा 49 के बराबर, तो बोथ साइड रूट ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा x अपॉन 2x अपॉन 10 माइनस x इक्वल टू यही मिल रहा है 49 के इक्वल, राइट। तो कैलकुलेट करें कितना है 2x इक्वल टू, सही कैलकुलेशन है क्या, इधर 7 आ जाएगा, 2x इक्वल टू 70 माइनस 7x, 9x इक्वल टू 70, x इक्वल टू 70 अपॉन 9 मींस 7.77 मोल आपको मिलेगा, राइट। तो H2 के मोल्स की हम बात करें, मोल्स ऑफ H2 कितना होगा 10 में से कितना कम कर दें 7.7, तो ये कितना बनेगा यहाँ पे 2.3 रिमेनिंग मोल्स होंगे। अगर हम HI के मोल्स की बात करें तो HI कितना होगा 2x के बराबर, 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 7.7, तो ये कितना होगा 15.4 मोल, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट में आपको बोला था मोल्स ऑफ H2 इज 2.3, यस 2.3 ही है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, हमें कौन सा बताना है जो इनकरेक्ट है। और फोर्थ गिवन है मोल्स ऑफ HI फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम इज 7.7, ये बोल रहा है HI का 7.7 है बट एग्जैक्टली कितना है 15.4, तो स्टेटमेंट फोर्थ वाला क्या होगा इनकरेक्ट होगा और वही हमारा आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें। गिवन आपको रिएक्शन 2p2q से 2p2 प्लस Q2 बन रहा है, सभी कंपोनेंट गैसेस है। आपको बोला है
If one start the decomposition reaction with 4 mole of P2Q and the value of equilibrium constant Kp is numerically is equal to the total pressure at equilibrium, then which option is incorrect at equilibrium? तो आपको बोला है कि यहाँ पे 4 मोल ऑफ P2Q से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम पे जब Kp अचीव हो रहा है तो उसका वैल्यू किसके बराबर है? टोटल प्रेशर के बराबर। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू Kp का निकलने वाला है। तो इनिशियली यहाँ पे 4 मोल है, राइट। अब 4 में से क्या होगा? कुछ कम होगा। तो 4 में से कितना कम होगा? 4 अल्फा। कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पे? 4 अल्फा एंड 2 अल्फा, राइट। ये तो आपको क्या मिले? इक्विलिब्रियम पे इनके मोल्स मिल गए। अब Kp निकालना है तो आपको सबका पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर। तो हम यहाँ पे पहले टोटल मोल्स की बात करें। टोटल मोल्स कितना होंगे इक्विलिब्रियम पर? दिस प्लस दिस मींस 4 प्लस 2 अल्फा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ P2Q की हम बात करें क्या होगा? 4 माइनस 4 अल्फा अपॉन 4 प्लस 2 अल्फा, राइट। टोटल प्रेशर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ P2Q मिल जाएगा कैसे? 4 माइनस 4 अल्फा अपॉन 4 प्लस 2 अल्फा इंटू टोटल प्रेशर P। सेम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ P2 कितना होगा? 4 अल्फा अपॉन 4 प्लस 2 अल्फा मींस 4 अल्फा अपॉन 4 प्लस 2 अल्फा इंटू P। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Q2 क्या होगा यहाँ पर? 2 अल्फा अपॉन 4 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन 4 प्लस 2 अल्फा इंटू P। तो सबका मोल फ्रैक्शन आपको मिल गया, सबका पार्शियल प्रेशर आपको मिल गया। ये दोनों चीजें क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ P2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Q2, सभी के पार्शियल प्रेशर मिल गए। तो यहाँ पे Kp का एक्सप्रेशन अगर हम देखना चाहें तो Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ P2 स्क्वायर अपॉन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Q2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ P2Q स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कीजिए आपको। और यहाँ पर बोला है कि Kp किसके बराबर है? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो ये P क्या है यहाँ पे? टोटल प्रेशर। तो Kp को आप क्या लिख देंगे? P लिख देंगे, ठीक है। पार्शियल प्रेशर पुट कीजिए, कितना होगा? P2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 4 अल्फा अपॉन 4 प्लस 2 अल्फा इंटू P स्क्वायर इंटू P2Q कितना होगा यहाँ पर? पार्शियल प्रेशर ऑफ Q2 कितना है? 2 अल्फा अपॉन 4 प्लस 2 अल्फा इंटू P अपॉन P2Q का पार्शियल प्रेशर 4 माइनस 4 अल्फा अपॉन 4 प्लस 2 अल्फा इंटू P स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? इसको इधर ले आए तो यहाँ पे P क्यूब हो जाएगा। इस P क्यूब से ये वाला P क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 4 प्लस 2 अल्फा से 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर भी कैंसिल आउट होने वाला है। तो बचने वाली चीजें क्या क्या है यहाँ पर? तो पहले इसको इधर लाइए, क्या बचेगा? 4 माइनस 4 अल्फा अपॉन 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू P क्यूब इक्वल टू 4 अल्फा अपॉन 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू 2 अल्फा अपॉन 4 प्लस 2 अल्फा इंटू P क्यूब, राइट। इसको प्रेशर को हमने बाहर निकाल लिया। P क्यूब से P क्यूब उड़ा दीजिए, एक 4 प्लस 2 अल्फा से 4 प्लस 2 अल्फा को उड़ा दीजिए, राइट। और क्या कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ पर? यस, ठीक है, इतनी चीजें यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है। आगे इसे सोल्व करेंगे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इधर से 4 हम कॉमन ले लें तो 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पे इसको ये 4 प्लस 2 अल्फा को इधर भेज दें तो 4 प्लस 2 अल्फा, राइट। इधर कितना होगा यहाँ पे? 16 अल्फा स्क्वायर इंटू 2 अल्फा यानी 32 अल्फा क्यूब। यही हो रहा है क्या? चेक कीजिए, बिल्कुल यही हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से भी हम क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। कितना बचेगा? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 2 प्लस अल्फा। 32 यहाँ पे था, 32 यहाँ पे था, कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू अल्फा क्यूब, राइट। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को ओपन कर दें, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू 2 प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा क्यूब। दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना होगा यहाँ पे? 2 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब उड़ा दीजिए, प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर है, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे? 2 माइनस 3 अल्फा, 2 माइनस 3 अल्फा ये बच रहा है। तो यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा कितना? 2/3 अल्फा आपको मिल गया। अब अगर अल्फा मिल गया है तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हर कंपोनेंट के मोल्स बता सकते हैं। तो मोल्स ऑफ Q2 कितना होगा? 2 अल्फा मीन्स 4/3। मोल्स ऑफ P2 कितना होगा? 4 अल्फा मीन्स कितना हो गया ये? 8/3। एंड मोल्स ऑफ P2Q
कितना होगा 4 माइनस 4 अल्फा मीन्स 4 माइनस 4 अल्फा मीन्स 8/3, तो ये कितना हो गया 4/3। एंड टोटल मोल्स की अगर हम बात करें, टोटल मोल्स कितना होगा यहाँ पे 4 प्लस 2 अल्फा मीन्स 4 प्लस अल्फा कितना है 2/3, तो कितना हो जाएगा 4/3, तो कितना हो गया ये 12 प्लस 4 16/3, ये टोटल मोल्स आपको मिलेंगे। अब पूछा क्या क्या है वो देख लेते हैं। आपको बोला गया है मोल्स ऑफ P2Q इक्वल टू मोल्स ऑफ Q2, तो P2Q के मोल्स कितने हैं, P2Q के मोल्स कितने हैं 4/3 और Q2 के मोल्स कितने हैं, ये भी 4/3 है। आपसे क्या पूछा है यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, इनकरेक्ट आपको बताना है जो सही नहीं है, बट जो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो क्या है सही है, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड बोला है मोल्स ऑफ P2 इक्वल टू 8/2, तो मोल्स ऑफ 8/3, तो मोल्स ऑफ P2 कितना है 8/3 है, तो वो स्टेटमेंट भी क्या है करेक्ट है, तो वो भी हमारा आंसर नहीं है। थर्ड बोला है टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज 12 नहीं है 16/3 है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे, सॉरी कितना हो रहा है ये 16/3 राइट, तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने आएंगे 16/3 आने वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कितना बोला है यहाँ पर 4 बोला है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सॉरी 12 बोला है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन बोला है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट P2 प्लस Q2, तो P2 प्लस Q2 के मोल्स की बात करें तो P2 कितना है यहाँ पर 8/3 प्लस Q2 कितना है 4/3, तो कितना होगा ये 12/3 मींस कितना 4, तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे P2 प्लस Q2 के 4 हो रहे हैं और बोला भी 4 है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हमें कौन सा स्टेटमेंट देखना है जो इनकरेक्ट होगा, तो ये फोर्थ हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा केवल थर्ड होगा, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। बच्चों आज हम CT 02 का पेपर 1 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज इक्वल। ठीक है बच्चों, ये रेजोनेंस के टॉपिक का बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है बच्चों आपसे। बच्चों आपको पता है कि बेंजीन में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और बेंजीन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है बच्चों वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो बेंजीन में बच्चों सभी कार्बन कार्बन जो लेंथ है बच्चों वो एक जैसी होती हैं, ये तो सही है। अगर बच्चों हम नेप्थलीन की बात करें तो नेप्थलीन में सभी कार्बन कार्बन लेंथ एक जैसी नहीं है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि अगर हम नेप्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलता है। एक स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर हम ऐसा ही बना सकते हैं बच्चों, तो बच्चों नेप्थलीन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम बात करें जैसे 1, 2 और 3, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, तो बच्चों आप देख सकते हैं अगर हम कंपेयर करें कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच की लेंथ को देखें तो कार्बन 1 और 2 का डबल बॉन्ड बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर बच्चों आप C1 C2 को देखते हैं तो C1 C2 बच्चों 2 स्ट्रक्चर में क्या है डबल बॉन्ड दिखता है, ठीक है। अगर हम बच्चों C2 C3 को कंपेयर करें तो C2 C3 देखिए सिंगल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, तो 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहाँ पर क्या मिलता है बच्चों आपको सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर देख रहे हैं कि लेंथ एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा दिख रहा है। तो बच्चों नेप्थलीन के केस में अगर बात करें तो सभी कार्बन कार्बन लेंथ एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। और बच्चों बिल्कुल इसमें देखिए C वाले में देखें तो अगर हम C में देखें चूंकि रिंग पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है बच्चों, और ये नेगेटिव चार्ज किसी भी कार्बन पर हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड अगर आप बच्चों देखते हैं, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि हर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये नेगेटिव चार्ज कहीं भी हो सकता है, हर कार्बन पर प्रेजेंट होगा, तो बच्चों ये इस तरीके से रहेगा। तो इसमें भी लेंथ क्या है, सभी के सभी लेंथ सेम होगी। तो बच्चे जो एक्सप्लेनेशन नेप्थलीन में है वही एक्सप्लेनेशन एंथ्रासीन में एप्लीकेबल है। इसी तरीके से हम बना के चेक कर सकते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कि इसमें सभी कार्बन कार्बन लेंथ सेम नहीं होती। जिसमें बच्चों लेंथ सेम है वो है आंसर है आपका A एंड C, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सा सवाल है, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है ABCD का, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिए, अब लिखा है कि C इज मोर एसिडिक देन A। तो अगर हम C की बात करें बच्चों ये C है और
इस ए में कंपेयर करें एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो बच्चों देखिए पहले तो ये पार्ट तो दोनों में सेम ही है, तो डिफरेंस कहाँ पर मिलता है, इस ग्रुप से। तो यहाँ पर जो बच्चों ग्रुप लगा है वो है एस्टर वाला, और इसमें जो ग्रुप लगा है बच्चों वो कौन सा है, कीटोन वाला। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि माइनस एम पावर कीटोनिक ग्रुप का एस्टर वाले ग्रुप से माइनस एम पावर बच्चों क्या है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो माइनस एम पावर इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर हम बात करें बच्चों सी का, तो सी इज मोर एसिडिक देन ए, ये बात सही है क्योंकि कीटोन का माइनस एम पावर इस एस्टर से ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट बच्चों क्या है, ये सही है। ठीक है, अब कह रहा है कि डी, ये डी है, डी इज मोर एसिडिक देन सी। तो बच्चों ये चीज सही नहीं है। अगर हम डी और सी को कंपेयर करें बच्चों, देखिए तो आप देख सकते हैं इसमें, तो बच्चों देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड अगर हम इस पर देखें H प्रोटॉन को हटाने के बाद क्या मिलेगा, O माइनस, और बच्चों ये OH है। देखिए ये क्या है बच्चों, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो C का जो एनाइन बन रहा है H को हटाने के बाद, ये एनाइन में एक्सटेंडेड रेजोनेंस देखने को मिलता है। तो ये रेजोनेंस इसको ज्यादा स्टेबलाइज करता है, जबकि बच्चों ये डी में ये बात नहीं होगी। अगर आप डी में देखेंगे तो डी का जो लेंथ है सिर्फ ये O माइनस से इस O माइनस पर ही चार्ज आ पाएगा, तो ये बात बच्चों सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें बच्चों सी वाले की, तो सी ऑप्शन देखिए ए इज मोर एसिडिक देन बी। ठीक है, अगर ए और बी की बात करें तो बच्चों ये बात सही है क्योंकि यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका सही है क्योंकि अगर आप इस पर चार्ज बनाते हैं तो जैसे इस सी का एक्सटेंडेड रेजोनेंस था, वैसे ही बच्चों इस ए का भी एक्सटेंडेड रेजोनेंस है जो कि इसको ज़्यादा एसिडिक बनाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो कह रहा है कि सी इज मोर एसिडिक, कह रहा है कि सी इज मोर एसिडिक। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है बच्चों, इन ए बी सी डी में अगर हम कंपेयर करें तो सी सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, ये बात सही है, एंड बी इज लीस्ट एसिडिक। अगर बच्चों हम बी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो सी तो सबसे आगे है, सी और डी में। ठीक है, अगर हम ए और बी की बात करें, अगर हम ए और बी में देखें तो ए बी से ज्यादा एसिडिक है। अब सी इन सब में ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, सी इन सब में ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि सी को एक्सटेंडेड रेजोनेंस मिलता है। अब जाहिर सी बात है बच्चों, अगर हम देखें यहाँ पर ए और सी में कंपेयर करें तो बच्चों सी आगे है और ए पीछे है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं अभी चीज को हमने बच्चों कंपेयर किया है इसमें। अगर बात करें बी की, तो बी कह रहा है लीस्ट एसिडिक है। बिल्कुल बात सही है बच्चों, अगर हम बी और डी में कंपेयर करें तो डी आगे होगा और बी क्या है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ में पीछे होगा। सेम तर्क यहाँ पर भी दे सकते हैं कि इसके जो इफेक्ट होगा, इसका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट ज्यादा होगा और एस्टर का जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है इफेक्ट होता है बच्चों क्या है, कम होता है। तो यहाँ पर अगर बी की बात करें तो बी क्या है, लीस्ट एसिडिक आता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है बच्चों। तो इस क्वेश्चन नंबर 48 में हमें सही आंसर्स मिलते हैं ए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर से पूछा गया है, जिसमें बच्चों आपको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी एंड solubility एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जिसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसमें पोलैरिटी ज्यादा होगा, वाटर सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा और उसका बच्चों बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, बच्चों देखते हैं। तो अगर हम बच्चों यहां पर देखें तो बच्चों COOH इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। ये बच्चों इस तरफ से ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे पुल करेगा। तो डायरेक्शंस अगर देखें बच्चों, इसके डाइपोल के डायरेक्शंस क्या हैं, अपोजिट हैं। तो बच्चों अगर हम इसमें डाइपोल मोमेंट की बात करें तो अगर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, तो डाइपोल मोमेंट बच्चों चूंकि अपोजिट होने की वजह से इसका कम हो जाएगा, तो सेकंड का ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर इस डाइपोल मोमेंट देख रहे हैं तो जो कि दिया है कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, जो कि गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बच्चों,
और Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो अगर हम बच्चों इसमें डायरेक्शंस देखें तो ये डोनेट करेगा कुछ ऐसे, ठीक है, और इसकी बात करें तो ये ऐसे विड्रॉ करेगा। इसमें भी डायरेक्शंस बच्चों क्या है, इस तरीके से नेट डायपोल आपको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, तो यहाँ डायपोल मोमेंट की बात करें तो अगर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, तो सेकंड का डायपोल मोमेंट फर्स्ट से ज्यादा होगा। और बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी सेकंड का ज्यादा होगा फर्स्ट से, जबकि इसमें लिखा रहा है कि फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जो कि सही नहीं है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट देखें, यहाँ भी वही बात है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ये इस तरीके से डोनेट करेगा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो नेट जो डायरेक्शन है बच्चों वो देखें अगर, तो यहाँ पर बच्चों बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है बच्चों फर्स्ट का ज्यादा है सेकंड से, तो जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा बच्चों उसका सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा। अगर हम सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर देखें तो जो कि सही लिखा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर वाटर सॉल्युबल देन सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चों क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर पुल करेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों तो ये डायरेक्शंस कुछ ऐसे हैं। फिलहाल अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछ रहा है, तो अगेन मेल्टिंग पॉइंट डायपोल मोमेंट से रिलेटेड नहीं होगा बच्चों। तो अगर ये देखें तो ये बच्चों स्ट्रक्चर कैसा है, ये ट्रांस है, और ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये सिस है। तो ट्रांस मेल्टिंग पॉइंट बच्चों पैकिंग पर डिपेंड करता है, एंड ट्रांस आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल देन सिस, ठीक है। जिसमें सिमेट्री ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका पैकिंग भी ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है। तो ट्रांस स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड टू बी मोर सिमेट्रिकल देन सिस। तो ये चीज बच्चों सही है कि ट्रांस जो आइसोमर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सिस वाले से ज्यादा होता है। ये स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पर सही है। तो सही आंसर्स मिले आपको इस क्वेश्चन बच्चों सी एंड डी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बच्चों रिंग और डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में अगर रिंग और डबल बॉन्ड सेम प्लेन पर होंगे और टर्मिनल अगर उनके डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को मिलती है। बच्चों अगर आप देखें इसमें, अगर हम प्लेन की बात करें, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो बच्चों इनका प्लेन तो सेम है लेकिन ये टर्मिनल वाले ग्रुप दोनों सेम होने के कारण बच्चों इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर बच्चों हम इसकी बात करें तो डबल बॉन्ड इनसाइड 6 मेंबर रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाता है, लेकिन बच्चों अगर आप इसके हिसाब से देखें तो ये sp3 कार्बन और sp3 कार्बन, तो यहाँ पर बच्चों इस रिंग के कारण इसका सिस और ट्रांस बन सकता है, ठीक है। तो इसमें बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को हमें मिलेगी, ठीक है। अगर बच्चों हम नेक्स्ट सी ऑप्शन की बात करें तो सी में देखिए डबल बॉन्ड इनसाइड 6 मेंबर रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होती है। डबल मेंबर रिंग के अंदर हो, कम से कम रिंग का साइज 8 मेंबर का होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर नहीं मिलेगा, और ना ही बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इस डबल बॉन्ड के कारण होगी, क्योंकि इस डबल बॉन्ड से रिलेटेड दोनों ही ग्रुप क्या हैं बच्चों सेम हैं। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इस कंपाउंड में देखने को नहीं मिलेगी। अगर बच्चों इसकी बात करें तो यहाँ पर भी देखिए सभी रिंग है, स्पाइरो कंपाउंड्स है। तो स्पाइरो कंपाउंड में देखें अगर तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो दोनों ही रिंग बच्चों सेम प्लेन पर हैं। तो अगर रिंग सेम प्लेन पर हैं पर टर्मिनल अगर डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड है तो उसी ही केस में स्पाइरो कंपाउंड्स में बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को मिलती है। तो बच्चों क्या कहते हैं कि स्पाइरो कंपाउंड्स हैविंग ऑड रिंग shows ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रोवाइडेड टर्मिनल्स आर डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन बच्चों टर्मिनल पर यहाँ पर दोनों ही सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं मिलेगी देखने को। बच्चों जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को मिलती है वो आंसर है आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बड़ा ही आसान से सवाल पूछा गया है, द नंबर ऑफ GI। तो बच्चों आप देखिए ये तो CH2 है, ये CH2 है, तो दोनों ही एटम बच्चों इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों ही एटम सेम है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए जरूरी है कि टर्मिनल आपके कुछ ऐसे होना चाहिए, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन बच्चों आपको इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंटर है जिसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, और उसके जो आइसोमर होंगे इसमें हम सिस बना सकते हैं, इसमें हम ट्रांस बना सकते हैं। तो सिस और ट्रांस सिर्फ दो ही आइसोमर्स इसमें बच्चों मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 59, बड़ा ही आसान सा सवाल है। जिसमें पूछा है हमसे पीकेबी ऑर्डर। बच्चों देख रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, और पीकेबी और बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी।
बच्चों जो सबसे पहले लिखा है वो क्या है, लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक, ठीक है। तो हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि लीस्ट बेसिक को पहले रखना है। बच्चों देखिए इन सभी केसेस में अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ ऑक्सीजन से ज्यादा होता है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये बच्चों आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो अगर हम बच्चों देखें तो यहाँ पर अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या है बच्चों, लीस्ट बेसिक है क्योंकि इसमें डोनर एटम क्या है, ऑक्सीजन, और बाकी सभी केसेस में डोनर एटम बच्चों क्या है, नाइट्रोजन। तो अब बच्चों क्या होगा, NH2OH, NH2, NH2 और अमोनिया, ये सब पीछे होंगे। वाटर मतलब थर्ड वाला बच्चों आगे होगा। अब थर्ड आगे कहाँ है बच्चों, ये दो ऑप्शन से A और B, तो आपके C और D तो कट गए, ठीक है। अगर हमें थोड़ा भी पता है तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें, ठीक है, तो वाटर तो हम डिसाइड कर चुके हैं, वाटर आगे है। अब इन सब में अगर बात करें तो बच्चों देखिए ये नाइट्रोजन से NH2 से वो जुड़ा हुआ है, माइनस आई लगाएगा। यहाँ पर बच्चों NH2 से NH2 जुड़ा हुआ है, ये माइनस आई लगाएगा, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर हम बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ में देखें तो अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। अमोनिया बच्चों हम जो लिख रहे हैं, हम पीकेबी के ऑर्डर को लिख रहे हैं, तो पीकेबी जो लीस्ट बेसिक है वाटर, इसका पीकेबी ज्यादा होगा, वाटर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम देखें जिसका पीकेबी सबसे कम है, जो कि मोस्ट बेसिक है, मोस्ट बेसिक, ठीक है। तो जिसमें पीकेबी कम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो सबसे कम पीकेबी किसका बच्चों, अमोनिया का। अब बात करें इन दोनों में, आपको पता है बच्चों माइनस आई पावर OH का माइनस आई NH2 से ज्यादा होता है। जिसका माइनस आई पावर ज्यादा होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, मतलब बीकेबी ज्यादा होगा बच्चों। इसके बाद आएगा क्या, NH2OH, और फिर मिलेगा आपको बच्चों ये NH2 जिसको हम लिख दे रहे हैं N2H4, ठीक है। तो बच्चों ये वाटर थर्ड हो गया, NH2OH है बच्चों सेकंड, N2H4 है, NH2OH है बच्चों फर्स्ट, और ये है सेकंड, और अगर हम अमोनिया की बात करें तो ये है फोर्थ, ठीक है। तो ऑर्डर चेक करें बच्चों, थर्ड, ठीक है, थर्ड के बाद फर्स्ट आएगा, फर्स्ट बाद सेकंड होगा, ठीक है। तो आंसर मिला बच्चों आपको इसमें बी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60, जिसमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इन गिवन कंपाउंड के बारे में। तो देखिए पहला है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो केबी का ऑर्डर पूछ रहा है A, B और C, ये दिया हुआ है बच्चों। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरीके से अगर हम देखें बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, ठीक है। रेजोनेंस का एक्सटेंड बच्चों इसमें सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग CO ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, इस केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर तेजी से डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और लोन पेयर जितना ज्यादा रेजोनेंस में होगा उतना कम बेसिक स्ट्रेंथ होगा बच्चों। तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो C सबसे कम होगा। C के बाद देखिए इस B में रेजोनेंस दिखता है, ठीक है। तो रेजोनेंस यहाँ भी एक्सटेंडेड ही है, लेकिन बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से, C डबल बॉन्ड O होने की वजह से इसमें थोड़ा तेज फास्ट रेजोनेंस होगा। तो फिर बच्चों इसमें B आएगा। अगर देखें बच्चों A में, तो A का रेजोनेंस में एक्सटेंड कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से एक ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो फिर बच्चों आएगा आपका A, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ ही बच्चों आपका क्या है, KB होता है। तो ये बच्चों सही है, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो ये सही है बच्चों आपका। और इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है PKB का ऑर्डर, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि KB एंड PKB इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर KB का ये ऑर्डर है तो PKB का ये ऑर्डर भी गिवन ऑर्डर बच्चों क्या है, सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है बच्चों, सही हैं। आपसे पूछा है इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है। अब बच्चों बात करते हैं B एंड C का। तो B में लिखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। तो बच्चों अगर हम देखें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ की बात करें, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, तो बच्चों हमें पता है कि रेजोनेंस की वजह से अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड एक्वायर्स सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, व्हाइल डबल बॉन्ड एक्वायर्स सम
सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बच्चों अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, ठीक है, तो देखिए इसमें अगर देखें, इसमें कार्बन नाइट्रोजन में बच्चों यहाँ पर चूंकि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस फास्ट है, तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस फास्ट होने की वजह से बच्चों इस वाले बॉन्ड पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो बच्चों जो सी वाला कंपाउंड है, इसमें जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा उसमें सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो बच्चों एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस का जो ऑर्डर है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस की बात करें तो बच्चों वो आपको मिलता है सी में सबसे ज्यादा होगा, फिर बी में और ए में, ठीक है। तो जिसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है उसमें सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा। तो बच्चों अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा उस बॉन्ड की लेंथ कम होगी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा मिलेगी बच्चों आपको ए, बी और सी। तो ये बात बच्चों क्या है, ये सही लिखा है। तो एक ही स्टेटमेंट जो बना है बच गया है, सी वाला, यही इनकरेक्ट है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासरूम चैनल। हम लोग आपका CT2 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। CT2 के पेपर 1 में अभी तक हमने ऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चन देखे हैं। अब हम देखेंगे इनऑर्गेनिक क्वेश्चन और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आए थे। थोड़े डिफिकल्ट इन द सेंस बोलूँगा कि थोड़ा सा थिंकिंग कैप ऑन करने वाले क्वेश्चन थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए थे। और अगर नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप जो पेपर दे रहे हैं वो सीखने के लिए ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इन पेपर से सीखना है और आपको नेक्स्ट जो आने वाले पेपर्स हैं, मतलब आपका मेन एम क्या है, आपका मेन एम है आपका JEE एडवांस का पेपर, ठीक है। उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो इन पेपरों से सीख के आपको वो पेपर सही करना है। तो यहाँ से आपको कोई गलती करी है तो उनको सीखिए और आगे वाले पेपर में सही करिए। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, CT2 एडवांस है ना, एडवांस का पेपर था, है ना, और एडवांस्ड, ठीक है। और आपके पास कौन सा था, पेपर 1, कौन सा है, पेपर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 43 जो था, तो क्वेश्चन नंबर 1 इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं मैं। वैसे अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है मेरे को पेपर मिला है उसमें है, ठीक है। उसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग can be of two types, either sigma and pi or pi and delta or sigma and delta, ठीक है। अब से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके कौन सी इनमें से कौन सी ओवरलैपिंग, इनमें से या तो सिग्मा और पाई बना सकता है, या सिग्मा पाई और डेल्टा बना सकता है, या सिग्मा और डेल्टा बना सकता है। कौन सी ऐसी ऑर्बिटल्स हैं जो ये बना सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ए में बोला गया आपसे dx² y² प्लस dx² y², ठीक है। ये दो है, आपको पूछा गया कि क्या ये इन दोनों में से कोई सा भी बना सकते हैं। देख लेते हैं। सिंपल dx² y² कैसा होता है बेटा, दिस इज dx² y², है ना, दिस इज dx² y²। इसी तरह से अगर ये सिग्मा बनाना चाहे तो सिग्मा बिल्कुल डेफिनेटली बना सकता है, सिग्मा बना दिया इसने d² y²। तो सिग्मा तो डेफिनेटली बना सकता है, तो एक तो बना सकता है सिग्मा, है ना। पाई बना सकता है, क्या है, पाई बना सकता है बिल्कुल, लेकिन डिफिकल्टी होगी पाई बनाने में, क्योंकि यहां से ओवरलैपिंग होगी तो पाई बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन सिग्मा तो डेफिनेटली ये बना सकता है। चलिए ठीक है, सिग्मा तो हमने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा ऐसा होता है, देखो आपके पास क्या होगा, डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, डेल्टा बॉन्ड इस तरह से बनता है कि अगर आपके पास 4 लोब्स हैं, आपके पास 4 लोब्स हैं, देखो ऐसे, है ना, इस तरह से 4 लोब्स हैं आपके पास, है ना, इस तरह से 4 लोब्स हैं, और 4 लोब्स के नीचे 4 लोब्स और हैं, ठीक है, 4 लोब्स और हैं, तो हर एक ओ लोब के नीचे देखो, अब जैसे मैं 4 लोब तो नहीं बना पाऊंगा इसमें, बट देखो कैसे बनेगा, है ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ये इसके साथ ऐसे 4, एक लोग इधर होगा, वो इसके साथ, ये इसके साथ, तो इसको बोलते हैं हम डेल्टा बॉन्ड, जहां पर क्या है आपके पास 4 लोब्स हैं और 4 लोब एक दूसरे के, 4 लोब्स ऊपर हैं, 4 लोब नीचे हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा बॉन्ड। तो बिल्कुल देखो आपके पास ये 4 लोब्स हो गए, ठीक है, और आपके पास
सेंटर पे ठीक है, ये ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, 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 ठीक है। तो चार लोग ऊपर नीचे ओवरलैप कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। तो बिल्कुल ये सिग्मा भी बना रहा है, ये सिग्मा भी बना रहा है, और ये डेल्टा भी बना रहा है। क्या बना रहा है, सिग्मा और डेल्टा दोनों बना रहा है ना, सिग्मा और डेल्टा दोनों बना रहा है, सिग्मा एंड डेल्टा दोनों बना रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या बोला गया कि दो होने चाहिए, तो सिग्मा और डेल्टा बनना चाहिए, सिग्मा और डेल्टा बन रहा है। चलिए ऑप्शन 2 क्या था हमारे पास, ऑप्शन 2 था हमारे पास S प्लस पी एक्स, ये क्या बनाएगा। अब आपको पता है कि S एक ही टाइप का बॉन्ड बना सकता है, एंड दैट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड S कभी नहीं बना सकता, और डेल्टा बॉन्ड के लिए तो चार लोग चाहिए, जो कि S में अवेलेबल ही नहीं है, तो डेल्टा बॉन्ड तो बना नहीं सकता, और S हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, व्हिच मींस ये दो कोई भी अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स नहीं बना सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका सही है, ठीक है। थर्ड आ जाओ, थर्ड में बोला गया dxy एंड dxy प्लस dxy, ये कैसा होगा। अब देखो dxy अगेन, dxy कैसा होता है, दिस इज dxy है ना, ये dxy आपके पास dxy, और dxy क्या करेगा, दूसरे वाले dxy के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरह से dxy के साथ बॉन्ड बना देगा, ये बॉन्ड बना dxy। देखो ये कैसा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना, तो ठीक है, पहला बॉन्ड पाई हो गया। और सिर्फ क्या डेल्टा बना सकता है, बिल्कुल चार लोग ऊपर चार लोग नीचे रह के डेल्टा भी बॉन्ड बना सकता है, तो डेल्टा भी बना सकता है। तो आपके पास dxy पाई और डेल्टा बॉन्ड बन गए, ठीक है। फोर्थ लास्ट आपके पास क्या है, pz, अब क्या है, pz प्लस pz। अब ये क्या बना सकते हैं, pz। अब अगर दो हैं तो ये सिग्मा भी बना सकते हैं और पाई भी बना सकते हैं, तो ये दोनों बना सकते हैं, सिग्मा भी और पाई भी, ठीक है। ये दोनों बना देंगे, सिग्मा और पाई दोनों बना सकते हैं, दोनों बनाने की कैपेसिटी ये रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि सिग्मा और पाई दोनों बना सकते हैं, व्हिच मींस ये तीन जो हैं, ये फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या बना सकते हैं, ये दो टाइप ऑफ बॉन्ड, या तो सिग्मा पाई, या तो पाई और डेल्टा, या तो सिग्मा और डेल्टा, ये तीनों टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, लेकिन ये नहीं बना सकता। और हमसे क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कौन सी टू टाइप्स की ओवरलैपिंग हो सकती है, तो ये दो टाइप की हो रही है, ये दो टाइप की हो रही है, ये दो टाइप की हो रही है, ये सिर्फ एक टाइप की हो रही है, सिग्मा वाली, तो ये आंसर नहीं होगा, ये तीन आंसर होंगे। बात समझ आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 था ऐसा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है which of the following names is or are correctly matched। नेम्स पूछे गए कौन से करेक्टली मैच्ड है, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो नेम्स आपको वैसे ही याद होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई भी मतलब इसमें थिंकिंग वाला कुछ हिसाब है नहीं, सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया which of the following names is or are correctly matched, which of the following names is or are correctly matched। कौन सा कुछ मैच्ड है, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखा है आपको, सोडियम स्टेनाइट, ठीक है। फॉर्मूला है Na2SnO2, ठीक है। बी ऑप्शन दे रखा है आपको, पोटेशियम मैग्नेट, ऑप्शन है K2MnO4। सी ऑप्शन दे रखा है आपको, सोडियम प्लम्बाइट, Na2PbO3, डी ऑप्शन आपके पास, सोडियम मेटाफॉस्फेट। ये आपके पास है ना। तो आपसे पूछा कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो सोडियम स्टेनाइट, अगेन
सोडियम स्टैनेट सही नेम है, Na2SNO2 सोडियम स्टैनेट होता है। पोटेशियम मैग्नेट ये भी सही है, ठीक है, K2MnO4, ठीक है। प्लम्बाइट गलत है ना, प्लम्बाइट गलत है और ये सही है, तो ये 3 सही हैं आपके और बाकी सब क्या है, गलत है ना, बाकी एक गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A, B एंड D। आपका आंसर क्या हो जाएगा, A, B एंड D, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा कोई इसमें मतलब लॉजिक नहीं है। रेयरली एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट फिर भी आपको ये नेमिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार नेम से वो कोई और क्वेश्चन को रिलेट कर सकता है, ठीक है, तो आपको बस नेमिंग पता होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है आपके पास पैराग्राफ वाले क्वेश्चन। तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 51 से 52, क्वेश्चन नंबर 51 से 52 ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 51 एंड क्वेश्चन नंबर 52 है ना। क्वेश्चन क्या देखा, इन अ बैलेंस्ड बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। Hybridization consists of mixing or linear combination of the pure atomic orbitals in such a way as to form new hybrid orbitals such as sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, etc. Now answer the following questions. पूछा गया है, which of the following atomic orbitals participate in trigonal bipyramidal hybridization? पूछा गया है, which of the following which of the following atomic orbitals participate in TBP, trigonal bipyramidal hybridization, that is sp3p, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये ऑप्शन दे रखा है आपको dz² एंड pz, बी दे रखा है आपको dx² y² एंड pz, सी दे रखा है आपको dxy एंड pz एंड डी दे रखा है आपको dyz एंड dz²। ये देखा बोला कि कौन सा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में पार्टिसिपेट करेगा। अब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आपको पता है क्या होता है कि शेप कुछ इस तरह से होता है, देखो दिस इज द शेप, है ना, ठीक है, और दो होते हैं आउट ऑफ द प्लेन, दीस आर आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, तो दो आउट ऑफ द प्लेन है और 3 इन द प्लेन। जो इनसाइड द प्लेन है वो जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं, जो इनसाइड द प्लेन है वो इक्वेटोरियल होते हैं और यूजुअली वो बनते हैं s px py से, और जो आउट ऑफ द प्लेन है वो होते हैं एक्सियल और यूजुअली बनते हैं वो pz एंड dz² से, ठीक है आपके, ठीक है। तो आपके पास दो आउट ऑफ द प्लेन है, आपको दो आउट ऑफ द प्लेन कौन से चाहिए, pz और dz², और इनसाइड द प्लेन s px एंड py। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला dz² एंड pz² इज द करेक्ट आंसर कि आउट ऑफ द प्लेन कौन से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन 52 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या है क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन 52 में पूछा गया है इसी पैराग्राफ से रिलेटेड कि which of the following atomic orbitals take participation in hybridization of FeCN6 3-, इसमें कौन पार्टिसिपेशन करेगा। अब FeCN3 6-, but not in SF4, ठीक है, बट नॉट इन SF4। कौन सा वाला पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ये ऑप्शन था आपके पास S, B ऑप्शन था आपके पास dx² y², C ऑप्शन था आपके पास dz² एंड D ऑप्शन था आपके पास नन। ये था, पहले तो इसकी हाइब्रिडेशन निकालो। इसकी हाइब्रिडेशन क्या है आपकी FeSCN6, इसकी हाइब्रिडेशन आपकी FeCN6 3- की हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ FeCN6 3-, ठीक है, और SF4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास sp3d, ये आपकी SF4 की हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आपके दो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको ये पता है कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो किसकी होती है, s px py pz dx² y² एंड dz², ठीक है ना, ये 3-4 की इन्वॉल्वमेंट होती है। जबकि sp3d में किसकी होती है, s px py pz
एंड डी जेड स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा है, कौन सा है, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और क्या पूछा गया है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है जो इसमें नहीं होता, तो कौन सा होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 53 एंड क्वेश्चन नंबर 54 है ना। आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्ट्रॉन्गर लिगेंड्स प्रोड्यूस लार्जर डेल्टा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स गेट paired up in the presence of strong field ligands. Hence, a metal ion in a complex with same coordination number should different magnetic behavior in the presence of different angles, different ligands. तो बात सही है कि अगर आपके different ligands होंगे तो different magnetic behavior एक metal दिखा सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया है which of the following complex is paramagnetic in our orbital n-1 complex? Which of the following following complex is a paramagnetic inner orbital complex n-1 complex, ठीक है। ये पूछा गया आपसे, है ना, कौन सा होगा, ठीक है, n-1 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपसे पूछा गया, ठीक है। अब आपसे बताना है पैरामैग्नेटिक भी बताना है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बताना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपके पास ए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन मुझसे पूछेगा FeCN6 4- ये आपके पास है, ठीक है। अच्छा Fe में चार्ज कितना होगा, Fe में चार्ज होगा Fe2+, ठीक है। Fe में चार्ज कितना होगा Fe2+, Fe2+ अगर आते ही तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है D6 और ये कभी पैरामैग्नेटिक नहीं रह सकता, कभी पैरामैग्नेटिक नहीं रह सकता, ये कैसा रहेगा, ये डायमैग्नेटिक रहेगा, ये कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक रहेगा, ठीक है। तो कभी पैरामैग्नेटिक नहीं रह सकता, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि पेयर हो जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, पेयरिंग हो जाएगी, ये स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग की वजह से क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी सारे, है ना। तो ये क्या होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। चलिए सेकंड पे आ जाइए। सेकंड ऑप्शन आपके पास है COCl4 2+, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। अब इसमें देखो CO में देख पता नहीं कितने होंगे, अब CO क्या होता है, ठीक है, आपके पास CO में कितना होता है 27, ठीक है। अब 27 है, 2- है तो 20 कितना हो जाएगा, 20 डी हो जाएगा D7, ओके, उसके कितना हो जाएगा D7। अब D7 तो हो गया है, CO2+ D7 तो हो गया, लेकिन आपने लिगेंड कैसे लगाया, वीक फील्ड लिगेंड लगाया। अब वो वीक फील्ड लिगेंड लगाया तो ये तो पेयर करा ही नहीं सकता, और अगर ये पेयरिंग करवा ही नहीं सकता तो हमने तो बोला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। अब अगर पेयरिंग हो ही नहीं रही है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, तो ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड CuNH3 4 2+, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको पता है कि क्या बनेगा, आपके पास ये आपके पास है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि यहां पर क्या होगा, अब देखो आपके पास CuNH3 2+ है, ठीक है, तो D9 है, ठीक है, D9 अगेन ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जंप नहीं करवाता, आपको पता है Cu2+ Cu3+ में नहीं जाता है, Cu2+ Cu3+ में नहीं जाता है। चलिए लास्ट फोर्थ FeCO5, ये पैरामैग्नेटिक है बट जाता नहीं, ठीक है, FeCO5। अब यहां से आपसे पूछ लिया जाए, अब यहां से अगर पूछ लिया जाए तो ये क्या बनाएगा, स्क्वायर पिरामिडल या ट्रायंगल बाइपिरामिडल, ये स्क्वायर पिरामिडल बनाता है। स्क्वायर पिरामिडल में पेयरिंग तो हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं D8, तो ये पेयर करवा देगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे नहीं, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, तो आंसर तो कोई भी नहीं निकला। अब ध्यान समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने कोऑर्डिनेशन क्लास ढंग से सुनी है तो यहाँ पर इसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में सोचो, ठीक है। अब देखिए मैं CuNH3 के बारे में खास बात बताऊंगा जो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है।
जो आपका CuNH3 है, ध्यान समझना, ठीक है। आपके पास जो CuNH3 है, बेसिकली होता क्या है CuNH342+ में कि काफी ज्यादा बुक्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 बताती हैं, इसकी हाइब्रिडेशन DsP2 बताती है, बट एक्चुअल में इसकी हाइब्रिडेशन होती है sp2d। इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp2d, ठीक है। इसकी हाइब्रिडेशन क्या बताई जाती है? DsP2, लेकिन होती है क्या हाइब्रिडेशन? sp2d। अब अगर इसकी हाइब्रिडेशन sp2d है, ठीक है, तो आपके पास देखो अब, बट ये बुक्स कई लोग फॉलो नहीं करते, वो क्या फॉलो करते हैं? इसको फॉलो करते हैं, और अगर इसको फॉलो करते हैं तो n-1 हो रहा है, तो ये n-1 यहां पर आ गया, n-1 वाला है ना, क्योंकि 3d यूज होगा, 4s यूज होगा, 4p यूज होगा, तो यहां पर n-1d आ गया, और ये तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया, और पैरामैग्नेटिक तो था ही, क्योंकि इसका d9 कॉन्फ़िगरेशन था, तो ये पैरामैग्नेटिक तो था ही। तो बेसिकली अगर आपको ध्यान से रखें तो इसके लिए ना हमेशा एक एनॉमलस बिहेवियर रहेगा, क्योंकि कुछ बुक्स कुछ लिखती है, कुछ बुक्स कुछ लिखती है। एक्चुअल में करेक्ट ये है, एक्चुअल में करेक्ट क्या है? sp2d है, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। sp2d इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट दिक्कत ये है बेटा कि यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन कई बार कई बुक्स फॉलो नहीं करती, तो उसकी वजह से एग्जामिनेशन में अगर sp2d आंसर नहीं दे रखा हो तो आंसर क्या होगा? dsp2, आंसर क्या रहेगा? dsp2, ठीक है। तो उसको सोचते हुए आपको लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जानबूझ के डाला गया था ताकि आपको ये आइडिया रहे। कई बार कई बुक्स में dsp2 आंसर लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको dsp2 आंसर लिखना है, लेकिन अगर sp2d ऑप्शन में है तो फिर आप sp2d को मार्क करोगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर sp2d ऑप्शन में है तो ये क्राइटेरिया रहेगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर dsp2 आएगा। तो इसमें क्या पूछा गया? इनर ऑर्बिटल, तो ये इनर ऑर्बिटल बना रहा है, पैरामैग्नेटिक तो ये पैरामैग्नेटिक बना रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? CuNH344। लेकिन आंसर आपके हिसाब से, क्योंकि आप ज्यादा इंटेलिजेंट एग्जामिनर, तो क्या होना चाहिए? sp2d होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 54, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 में आपसे पूछा है कि आपके पास K4FeCN6 है, K4FeCN6 है, ठीक है, और आपको उसका डेल्टा वो निकालना है, क्या निकालना है? CFC निकालनी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी। अगर 4 है तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4 माइनस, और 4 माइनस आ जाएगा तो Fe पे चार्ज करना होगा Fe2+, ठीक है, Fe2+। अब देखो Fe2+, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स, सारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसे हो जाएगा? जिस तरह से बच जाएगा, अगर कुछ इस तरह से बच जाएगा तो नीचे वाली की एनर्जी क्या होती है? -0.4, तो 6 × -0.4 -2.4 आपका हो गया डेल्टा नॉट, प्लस कितना पेयरिंग होगा? अब देखो पेयरिंग कैसे निकालते हैं, पेयरिंग निकालने का तरीका है जो एक्स्ट्रा पेयरिंग हो रखी हो, तो अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स को नॉर्मली लिगेंड में भरता हूं, नॉर्मल ऑर्बिटल से भरता हूं, तो कैसे भरूंगा? इस तरह से भरूंगा। ओरिजिनली कितनी पेयरिंग हो रखी है? 2। ओरिजिनली कितनी पेयरिंग हो रखी है? 2। बाद में एक्स्ट्रा कितनी हुई है? 2। तो आपके एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी हुई है? वहीं तो एनर्जी लगी होगी, पहली बार तो ऑलरेडी पेयर्ड थी, तो एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी हो रखी है? 2 हो रखी है, तो आंसर कितना जाएगा? 2p। तो आंसर CFC का क्या हो जाएगा? -0.24 डेल्टा नॉट प्लस 2p, यह आंसर आपका होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो पेपर 1 में बस इतना ही नॉलेज क्वेश्चन थे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड मेहनत करते रहो, लगे रहो पढ़ाई में, ठीक है, और अपने गोल की तरफ बढ़ते रहो। थैंक यू।